हेलो एवरीवन। तो 14 जून को हमारे पास जेबीटी टेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। तो उसी का आज हम साइकोलॉजी पार्ट डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेक्शन होता है साइकोलॉजी का, उसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट जो आया था वो आया था लॉ ऑफ इफ़ेक्ट से, कि जैसे लॉ ऑफ इफ़ेक्ट किससे संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान में होगा कि जो ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो थॉर्नडाइक ए हो जाएगा। अब हम इसमें अगर डिटेल में समझे तो इसमें 3 जो है लॉ हमारे पास थे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ये 3 लॉ जो थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकट्स विकास क्षेत्र किसने दिया था। ये जो जेडपीटी का कंसेप्ट है ये हमारे पास था, वाइगॉत्सी ने इनको दिया था। अब इसमें ये होता है कि जो बच्चा है वो बिना हेल्प लिए कितना काम कर सकता है, कितना सीख सकता है। और अगर मतलब जो है कोई उसकी हेल्प करता है, कोई गाइड करता है, तो वो उस लिमिट को कितना मतलब कितना उसमें इम्प्रूव हो जाता है। लाइक कि अगर कोई इंसान बिना हेल्प किए थोड़ा लाइक जितनी उसकी कैपेसिटी होगी वो उतना करेगा, बट अगर किसी की हेल्प मिले तो उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होगा, ये इसमें बताया गया था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत करके सीखना, मतलब कि बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, उस पे बात करता है। तो ये हमारे पास ये जो था हमारे पास, ये हमारे पास जॉन डीवी ने दिया हुआ था। ये जो कंसेप्ट है हमारे पास, कि विच थ्योरी एक्सप्ले एम्फेसाइज द लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। ये जो थ्योरी है हमारे पास ये जॉन डीवी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्धिमत्ता को सबसे अच्छी तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें दिया है स्मरण शक्ति, अनुभव से सीखने की क्षमता, पढ़ने की गति और शारीरिक ताकत। अब इसमें बुद्धिमत्ता की बात की जा रही है। इसमें स्मरण शक्ति होती है, जैसे कि आप कितना उसको मेमोराइज कर पा रहे हो। बट कोई अगर इंसान किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करके उसको सीखता है तो वो इसका मतलब मोस्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक, किसने लोकप्रिय बनाई थी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो क्वेश्चन था ये था हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, गोलमैन ने। अब इसमें क्या हुआ था कि जो 1995 में इन्होंने एक बुक करी थी पब्लिश, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था ये पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड में इसको पॉपुलर किया था। इसके बाद से हुआ था ये। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, फ्लूइड इंटेलिजेंस से आपका क्या मतलब है। फ्लूइड इंटेलिजेंस से आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आप अ, देखो सबसे पहले इसमें बोला सीखी हुई जानकारी। अब थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि फ्लूइड इंटेलिजेंस की बात कर रही है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी जिसको मतलब कि हम न्यू एक्सपीरियंस करके अगर हमारे पास कोई न्यू प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। तो यहीं पे यहाँ पे हमारा सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एक छात्र, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, एक छात्र महसूस करता है कि वह अपने मित्र को पुरस्कार लेते हुए देखता है, यह किसे दर्शाता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम कंसेप्ट लगाएंगे कि एक बच्चा है छोटा सा, तो वो मतलब क्या करता है, स्कूल में देखता है कि इसने अच्छा काम किया है दूसरे उसके फ्रेंड ने, तो उसको प्राइज मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये किससे रिलेटेड है, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, दंड या फिर प्राचीन अनुबंधन। देखो अगर जब भी बात आए किसी और से सीख रहा है या किसी और को मतलब उससे इंस्पायर हो रहा है, तो वो हमेशा ही बाह्य प्रेरणा में आता है। और इसके जो विपरीत है वो आंतरिक प्रेरणा है, जिसमें मतलब कि एक इंसान की, एक बच्चे की खुद की रुचि होती है, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, वो हमारे पास आंतरिक प्रेरणा में आ जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बाह्य प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक क्या करता है, कहानी का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक अवधारणा को समझाता है और छात्र इसे बेहतर याद रखते हैं। तो इसे किस मतलब ये चीज़ जो है किस चीज़ को दर्शाती है,
ठीक है। अब हम इसको कैसे समझें कि अगर कोई इंसान क्लास में समझ रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो टीचर है वो उसको मतलब एक कहानी की तरह, या फिर जैसे हम सीरियल्स देखते हैं या कोई मूवीज़ देखते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। उसमें कंसेप्ट क्या होता है कि वो चीज़ एक स्टोरी या उस चीज़ से हम सीखते हैं। जबकि जो अगर हमारे पास क्लास में एक टीचर है तो वो कंसेप्चुअल बेस्ड सिखाता है। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास रखिए कि वो टीचर है, वो उसको स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहा है, उस कंसेप्ट को सिखा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसमें यही हो जाएगा कि ये किसे दर्शाता है, सार्थक अधिगम को। मतलब कि जो उसकी टीचिंग है वो कैसी है, या फिर जो लर्निंग हो रही है उसकी वो मीनिंगफुल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र मनोविज्ञान की किताबें पढ़ता है क्योंकि उसे मानव व्यवहार के बारे में जानना पसंद है। तो यह किसे दर्शाता है? एज आई सेड ऑलरेडी कि जब किसी भी इंसान की अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से कोई चीज़ होती है तो ऑलरेडी किस में चला जाता है? आंतरिक प्रेरणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र परियोजना के लिए दो विज्ञान अवधारणाओं को जोड़ने का अनूठा तरीका सोचता है। ठीक है। तो ये किसे दर्शाता है? देखो, जब एक बच्चा जो है साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू करता है ना कि हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा होता है। ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग में होता है कि किसी चीज़ को अलग तरह से सोचना। अब हम जब किसी भी चीज़ को अलग तरह से सोचते हैं, तो वो रचनात्मक बुद्धिमत्ता का पार्ट बन जाता है। ठीक है? इसका करेक्ट आंसर बी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 7 वर्षीय बच्चा बुनियादी जोड़ और घटाव के प्रश्न हल कर सकता है। तो यह किसे दर्शाता है? तो इसमें से आंसर जो बनेगा वो संज्ञानात्मक विकास ही बनेगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई चीज़ पे बात करते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, तो वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा हो जाता है। एक छात्र परीक्षा में असफल होने के बाद, ठीक है, कहता है कि मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ और मैं बेहतर करूँगा। यह किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए उच्च आत्मसम्मान, नीमन आत्मसम्मान, आत्मसंदेह, आत्म आल आलोचना। देखो, इसमें जो भी ऑप्शन, जैसे हम मैं डी की बात करूँ या मैं सी की बात करूँ, उसमें बोल रहा है अब यहाँ पे पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है कि बच्चा पॉजिटिव होके चल रहा है, तो इसमें आत्मसंदेह तो आएगा नहीं। ठीक है, नीमन आत्मसम्मान भी नहीं आएगा क्योंकि बच्चा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो उसमें नहीं आएगा, ये नेगेटिव चीज़ को तो शो कर रहा है। और आत्म आलोचना देखिए, खुद की आलोचना कर रहा है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ यार, कि मेरे से कैसे हो गया, लाइक लिटरली दिस थिंग। पर इसमें जब पॉजिटिव आता है तो इसमें ऑटोमेटिकली आंसर ए पे चला जाएगा, उच्च आत्म सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। 2 से 6 वर्ष की आयु का काल कौन सा होता है? जो हमारा बच्चा होता है, बालक होता है, उसकी आयु को हमने डिफरेंट डिफरेंट एजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। और उसी में अगर हम देखें, एक पीरियड है 2 से 6 ईयर का, तो उसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। अब अगर बाल्यावस्था की बात करूँ, पूर्व बाल्यावस्था की, तो इसमें बच्चा भाषा, जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसको सीखता है, सामाजिक होना सीखता है इस अवस्था में। 2 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन सा पियाजे चरण सामान्य है? कौन सा होगा इसमें? इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 2 से 7 वर्ष। इसका आंसर होगा शायद सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं। नहीं सर, सॉरी, माफ़ करना। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो पूर्व संक्रियात्मक चरण बनेगा। इसमें इनिशियल स्टेज ये है, जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो थी वो हमारे पास प्री ऑपरेशनल आ जाती है, जिसमें हम आंसर कर रहे हैं इसको पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट पे अगर हम चलें, तो एक बच्चा जिज्ञासु होकर नई गतिविधियों को आजमाता है, यह किसे दर्शाता है? इसमें जो आंसर बनेगा पहल। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं इस तरह से देना चाहूँगी कि जो हमारे पास एरिक्सन थे ना, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, अलग अलग जो स्टेजेस दी थी उन्होंने क्या किया था कि जो एक इसमें स्टेज आती, पहल बनाम अपराध बोध। मतलब ये जो एज थी,
ये इन्होंने दिया था इसमें कि पहले या तो बच्चा उसमें इनिशिएट करता है या फिर उस मतलब दो चीज़ें हो सकती है किसी भी स्टेज में, या तो इनिशिएट करना सीखता है या उसमें गिल्ट ये वाली जो भावना होती है ये डेवलप कर जाती है। कुत्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा 16। कुत्ता जब भोजन देखता है तो लार टपकाता है। अगर भोजन देने से पहले हर बार घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता अपने अंत में केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार टपकाने लगता है। तो ये किस चीज़ का उदाहरण माना जाता है? ये हमारे पास आएगा प्राचीन अनुबंधन का प्रसून अनुबंधन। इसमें जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड किस बौद्धिक परंपरा से जुड़े हुए हैं? सिगमंड फ्राइड, इसमें जो ऑप्शन है वो मनोविश्लेषण है, दूसरा व्यवहारवाद है, तीसरा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और चौथा है लास्ट डी कार्यात्मक। इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा साइको एनालिसिस। जैसे कि मनोविश्लेषण इसमें बोल रहा है, साइको एनालिसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया था सिगमंड फ्राइड ने, जो हमारे पास 3 स्टेजेस थी उनको अलग अलग जैसे कि अचेतन, चेतन और इस तरीके से किया था जिसको हम बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इसमें इन 3 चीज़ों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हमारे पास है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य जो रूप से क्या अध्ययन होता है उसमें? ठीक है, जो शिक्षण मनोविज्ञान है उसमें बेसिकली हम अधिगम व शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को उनकी बात करते हैं। ठीक है, जो देखो शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, जब भी शैक्षिक होता है तो अभी इसमें देखो केवल शारीरिक विकास ये तो इसका हिस्सा नहीं हो रहा। पशु व्यवहार जब बोल ही रहा था एजुकेशन, तो उसमें पशु का कोई काम धाम है नहीं। तो शिक्षा का इतिहास हिस्ट्री की बात हम इसमें कर नहीं रहे, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब कि कैसे उस तरीके को हम मतलब जो है अधिगम और उनकी जो टीचिंग मेथड है, उनकी जो प्रोसेस है उनको उसमें डिस्कस किया जाता है, उनका स्टडी उनमें किया जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान लागू करने से किस में मदद मिलती है? अच्छा ठीक है, एजुकेशन में अगर हम उसको पार्ट को मनोविज्ञान को ऐड करते हैं तो किसी भी टीचर के लिए तो किस तरीके से हेल्प करता है? छात्र के व्यवहार समझने को, देखो जब टीचर क्लास में जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो बच्चे का लेवल है, उनका जो माइंड सेट है उनको समझ सके, उनके व्यवहार को समझ सके। ठीक है, इसीलिए साइकोलॉजी जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो हम बीएड और जेबीटी में ऐड करते हैं, क्योंकि आगे जाकर उनको उसी चीज़ से डील करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत अंतर को समझना शिक्षक को किस में मदद करता है? एज वी ऑल लर्न कि जब भी हम क्लास में जाते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जिनके माइंड सेट होते हैं, उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है, या हम देखते हैं उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है लर्न करने को, चीज़ों को कैच करने को, वो अलग अलग होती है। जब हम इन चीज़ों को समझते हैं तो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जैसे कि इसमें बोला हुआ है कि भिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करने में, सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाना। जब हमारे पास व्यक्तिगत अंतर आ गया तब ऐसा तो है नहीं कि हम उन सब पे एक ही जो है टीचिंग मेथड जो है यूज़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ को नहीं आए। तो इसमें ये तो आंसर नहीं पड़ेगा। केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान देना, नहीं ये भी नहीं, इसमें नेगेटिव शो कर रहा है। कमज़ोर छात्रों को दंड देना, ये भी नेगेटिव में आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, भिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना। नेक्स्ट 21 पे आते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि शिक्षक कक्षा में चिंता कम कैसे कर सकता है? ओके, एक टीचर को ये ज़रूरी हो जाता है जैसे कि क्लास में जाते कि वो यहाँ उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि बच्चा उसमें सीखे, ना कि उसमें दबाव पड़े या फिर डरे टीचर से। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर ये चीज़ को कम कर सकते हैं। फ्राइड का व्यक्तित्व का सिद्धांत जो है वो किस पे जोर देता है? फ्राइड का, इसमें जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा अचेतन प्रेरणाओं की भूमिका को। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला 23 में व्यक्तिगत विकास को मुख्य रूप से कौन सा कारक
प्रभावित करता है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका ए वंशानुगत और पर्यावरण, इसका जो रिलेशन होता है ये होता है हमारे पास प्रोडक्टिविटी में, जैसे कि जो हमारे पास हेरिडिटी मल्टीप्लाई द एनवायरनमेंट, ये चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट 24, सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए बच्चों को खेल के मैदान में खेलते हुए अवलोकित करना किस विधि का उपयोग है। देखो, जब भी हम बिना बताए किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो वो सीधा हमारे पास नेचुरल ऑब्जर्वेशन में आ जाता है। ठीक है, हाँ जी, इसमें ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, कौन सा तरीका कारण प्रभाव संबंधों के अध्ययन में के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो प्रयोगात्मक विधि है। यस, एक्सपेरिमेंटल मेथड इसमें करेक्ट आंसर होगा। रोल प्ले किसके लिए उपयोगी माना जाता है। रोल प्ले इसमें आएगा सामाजिक भूमिकाओं और सहानुभूति के समझने के लिए। जो रोल प्ले मेथड है वो इसी को समझाता है कि जब हम किसी के लिए रोल प्ले करते हैं इस तरीके से, तो वो सामाजिक भावनाओं और सहानुभूति को समझने के लिए जो है यूज़फुल हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल्स एंड द एम्पैथी। ठीक है, नेक्स्ट 27 पे आ जाओ। आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। जब भी हमारे पास थ्योरी आ जाती है जिसमें आवश्यकताओं की बात की जाती है, नीड्स की बात की जाती है, तो उसमें अब्राहम मास्लो का इसने 5 उसमें उसको डिवाइड किया था। जो इसका स्ट्रक्चर था एक ट्राइंगल शेप में, उसको बताया था कि जो सबसे ऊपर आ जाता है वो आ जाता है सेल्फ एस्टीम के बारे में, और लास्ट में जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास बेसिक नीड्स आ जाती हैं एक एक करके। तो ये जो थ्योरी थी ये हमारे पास अब्राहम मैस्लो ने दी थी। ठीक है, कौन सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सामाजिक अधिगम हु इज एसोसिएटेड विद द सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें अल्बर्ट बंडूरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा जो थे हमारे पास, उन्होंने क्या किया था, ये थी, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्तित्व सिद्धांत के लिए जाना जाता है जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी शामिल थे। कार्ल जुंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला कि ये जो कार्ल जुंग थे ये स्विस के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक इंट्रोवर्ट और एक दूसरा एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन किसने किया था। जब भी हमारे पास नैतिक विकास की बात आती है तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है लॉरेंस कोहलबर्ग। इसने क्या किया था, उनको 3 लेवल में डिवाइड किया था और उसी के अंदर 2-2 इन्होंने स्टेजेस और ऐड कर दी थी। ठीक है, मतलब कि 6 चरणों में और 3 स्तरों में इसको डिवाइड किया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। साइकोलॉजी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर किसी भी क्या हो गया, अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने का। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।